Hello everyone, class 12th biology. The second chapter is sexual reproduction in flowering plant. इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट आएंगी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल एंड मैचुरेशन ऑफ ओवरी। तो कलेक्टिवली टर्म हम क्या बोल देते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जो ओव्यूल होता है मैच्योर होकर सीड में कन्वर्ट होता है और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएंगी फ्रूट में। तो सबसे पहले हम एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है वो देखते हैं। तो देखो कल आपने किया था जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन? एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक जो है उसके अंदर जो सेंट्रल सेल जो होता है वो सेंट्रल सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होगा और मेल गैमेट के फ्यूज़ होने के बाद सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और जो न्यूक्लियस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है ध्यान रखना 3n होता है। 3n कैसे होता है? क्योंकि सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, दो न्यूक्लियस सेंट्रल सेल का और एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का, तीनों जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या हो गए? 3n। अब यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है रिपीटेड डिवाइड होता है और वो क्या बना देगा? एंडोस्पर्म टिश्यू। तो एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो फिल हो जाता है। ठीक है, और उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसको जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो एंडोस्पर्म से लेता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट जो है वो दो टाइप की है। तो वो कौन कौन सी दो टाइप है? एक तो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दूसरा है साइटोप्लाज्म एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या होता है? इसमें जो न्यूक्लियाई जो होती हैं वो डिवाइड होंगी। ठीक है, और वो डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियाई सेल बना देंगे, बहुत सारी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगी, बहुत सारे न्यूक्लियस बना देती हैं और फ्री न्यूक्लियाई दिखाई देंगी। तो इस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज। और डेवलपमेंट को क्या बोल दोगे? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है उसके बाद क्या होती है? सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और एंडोस्पर्म क्या है? सेलुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेवलपमेंट क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। और एंडोस्पर्म को क्या बोलेंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो फिर आगे क्या होता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट। तो आपने देखा होगा जब कोकोनट जो वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न का रिजल्ट है और जो वाइट कर्नल हमें दिखाई देता है उसके सराउंडिंग में वो सेलुलर एंडोस्पर्म का रिजल्ट है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो होता है, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है कम्प्लीटली, एम्ब्रियो जो है कम्प्लीटली कंज्यूम करता है, कई सीड कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं और और कुछ ऐसे हैं कि मतलब मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, मतलब उसके अंदर एंडोस्पर्म का पार्ट रहता है। ठीक है, तो जिसमें एंडोस्पर्म का पार्ट रहता है तो वो कौन से हैं? कैस्टर और कोकोनट। और जिसमें एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है वो उसका एग्जांपल क्या है? पी, ग्राउंडनट और बीन्स। अब हम करेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ बन रहा है? एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। हमने पीछे जो डबल फर्टिलाइजेशन किया था हमने किया था माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो एग सेल प्रेजेंट होता है। एग सेल जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ हो जाता है तो वो जाइगोट बनाता है। जब जाइगोट डिवाइड होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जैसे कि अभी आपको हमने डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, जाइगोट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के लिए जो उसको नरिशमेंट चाहिए वो कहाँ से लेगा? वो एंडोस्पर्म से लेगा। तो जो स्टेजेस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, मतलब ये तो है नहीं कि एक सेल जो जाइगोट एक सेल दो सेल बनाएगा फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, फिर एम्ब्रियो से सीधा वो क्या कहते हैं ओव्यूल और सीड्स बना देगा। तो एम्ब्रियो में बहुत सारे सेल्स बनते हैं, उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। तो जो एम्ब्रियोजेनी प्रोसेस जो होती है मोनोकोट में और डाइकोट में बिल्कुल सेम होती है।
तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट जो होगा वो प्रो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फिर उसके प्रो एम्ब्रियो बनाएगा और फिर उसके बाद गॉल्यूबुलर शेप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हार्ट शेप में और फिर मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जाइगोट डिवीज़न दिखाई दे रही है, फिर ये गॉल्यूबुलर में कन्वर्ट हो चुके हैं, फिर हार्ट शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं और फिर ये कंप्लीट जो है पार्ट्स मतलब हार्ट शेप में कन्वर्ट होने के बाद ये जो पार्ट्स जो होते हैं रेडिकल, प्यूम्यूल और फिर वो रूट, स्टेम वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने किया था मोनोकोट और डाइकोट, तो मीन्स एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, मोनोकोटिलेडोनी और डाइकोटिलेडोनी। तो मोनोकोट के अंदर डाइकोट का जो स्ट्रक्चर है, देखो डेवलपमेंट एम्ब्रियो की सेम है पर दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफर करता है। थोड़ा सा डिफर क्या है, डाइकोट एम्ब्रियो जो है वो 2 कोटिलेडोन से मिलके बना हुआ है और ये मोनोकोट जो होता है वो 1 कोटिलेडोन प्रेजेंट होता है उसके अंदर। तो अब हम पहले डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर करेंगे। तो इसमें क्या, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडोन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव द लेवल, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडोन पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल, और उसके टर्मिनेट जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल या स्टेम टिप। और जो पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडोन प्रेजेंट होता है उसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं और टर्मिनेट जो लोअर एंड का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल या रूट टिप। और रूट टिप जो होती है वो रूट कैप से कवर्ड होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए कोटिलेडोन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडोन हाइपोकोटाइल, अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडोन हमने एपिकोटाइल किया था और उसके टर्मिनल पोर्शन हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है प्लूम्यूल, और इसका हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल पोर्शन है वो क्या है, रेडिकल, और रेडिकल किससे कवर्ड है, रूट कैप से। ये डाइकोट जो एम्ब्रियो है उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम करेंगे मोनोकोट का स्ट्रक्चर। तो मोनोकोट के अंदर क्या होता है, 1 कोटिलेडोन प्रेजेंट होता है और वो लेटरल साइड में होता है, और ग्रास फैमिली में हम कोटिलेडोन को स्क्यूटेलम बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम है। तो बिलो द कोटिलेडोन क्या है, रेडिकल प्रेजेंट है, अबव द कोटिलेडोन क्या है, शूट एपेक्स प्रेजेंट है। रेडिकल के सराउंडिंग में जो शीथ प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा, और शूट एपेक्स के बाहर जो सराउंडिंग में जो शीथ प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, कोलियोपोटाइल। तो इसी को हमने स्ट्रक्चर में डिफाइन करना और इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए आगे, एट द लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द रेडिकल एंड रूट कैप। ठीक है, और एनक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएट इज कॉल्ड कोलियोराइजा। और कोलियोपोटाइल क्या होता है कि एपिकोटाइल हैज़ अ शूट एपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज इन ए होलो फोलिकुलर फोलियर स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि कोलियोपोटाइल क्या है, एक शीट है जो कि लीफ प्राइमोर्डियल सेल को, शूट एपेक्स को सराउंड करती है। ठीक है, तो अब हम करेंगे सीड। दो इवेंट्स हम कर चुके हैं कंप्लीट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का, एक तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट और एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। अब हम करते हैं सीड की डेवलपमेंट। सीड क्या होता है, तो सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, इट इज़ अ फर्टिलाइज ओव्यूल। ठीक है, सीड बनता कहाँ है, इनसाइड द फ्रूट। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सीड कोट और कोटिलेडोन और एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके 3 पार्ट प्रेजेंट है, कौन कौन से, सीड कोट, कोटिलेडोन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, कोटिलेडोन जो होता है उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है और जनरली ये क्या होगा, थिक होगा और स्वोलन होगा। और स्वोलन क्यों है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये 2 कोटिलेडोन है। ठीक है और ये मोनोकोट का स्ट्रक्चर है, नीचे वाला जो है ये 1 कोटिलेडोन दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो हमने पीछे किया था कि जब सीड की डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उस दौरान एंडोस्पर्म में क्या था कि एम्ब्रियो जो होता है वो एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेता है कुछ, और कुछ क्या होता है, मतलब जब सीड के अंदर
एंडोस्पर्म का जो अमाउंट होता है प्रेजेंट होता है, और किसी में एंडोस्पर्म का जो अमाउंट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया है, इस वजह से एंडोस्पर्म का जो पार्ट है वो प्रेजेंट नहीं है। इस बेस पे सीड को हमने दो में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो वो सीड क्या है? नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड को हम एग्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के अंदर भाई एंडोस्पर्म जो है वो अब्सेंट होगा, ठीक है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। तो इसका एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट, ठीक है। और जो एल्ब्यूमिनस सीड होता है, इट रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान कम्प्लीटली यूज नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल है वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते क्या है, या फिर एग्जांपल दे दिया और पूछ लेंगे कि ये किसका एग्जांपल है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जो न्यू सेल्स जो होता है वो परसिस्ट मतलब प्रेजेंट होता है। परसिस्टेंट न्यू सेल्स को, रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यू सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या है? ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है। अब हम करेंगे हमने सीड कोड किया था, एम्ब्रियोनल एक्सिस किया था और कोटिलेडोन किया था, ठीक है। स्ट्रक्चर तो अभी कोटिलेडोन के बारे में आप कर चुके हो, ठीक है। अब हम जो ओव्यूल जो सीड कोड के बारे में करेंगे। देखो, जो ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट होता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है? सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या होता है? जो माइक्रोपाइलर जो ओव्यूल में प्रेजेंट था, स्मॉल पोर जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा सीड कोट के ऊपर। आपने देखा होगा मटर के दाने में अच्छी तरह से दिखाई दे जाता है छोटा सा पोर जो होता है, तो वो क्या है? माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। और वो स्मॉल पोर किस लिए प्रेजेंट रह जाता है? क्यों रह जाता है? उसकी स्मॉल पोर की हेल्प से क्या होता है? ऑक्सीजन और वाटर जो है वो एंटर करता है, ठीक है। सीड जर्मिनेट जब करते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर कैसे एंटर करेगा? तो वो माइक्रोपाइलर जो पोर जो प्रेजेंट है वहीं से एंटर करता है, ठीक है। और जब सीड मैच्योर हो जाता है तो आपने देखा होगा जो वाटर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और पर ये नहीं है कि उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो उसकी पूरे वेट का 10 to 15% जो है मॉइस्चर उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर एम्ब्रियो जो होता है, जैसे हमने सीड को स्टोर करके रख लिया, या आगे हमने उसे प्लांट को ग्रो करवाना है, सीडलिंग करवानी है, तो वो एम्ब्रियो जो है वो इनएक्टिवेट स्टेट में एंटर कर जाता है। तो उस स्टेट को हम क्या बोल देते हैं? डोरमेंसी कह देते हैं। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अवेलेबल मतलब जितना अमाउंट में उनको मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर चाहिए, फिर वो जर्मिनेट कर देगा, ठीक है। अब ओव्यूल मैच्योर होकर हमने क्या कहा था? सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। हम सीड कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फ्रूट करेंगे। तो फ्रूट क्या है? मैच्योर्ड ओवरी या राइपेंड ओवरी, ठीक है। और जो ओवरी की जो वॉल जो होती है वो फ्रूट की वॉल में डेवलप हो जाएगी, और फ्रूट की वॉल को हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्प। देखो, कई फ्रूट ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम सभी पोर्शन को मतलब खा सकते हैं। जैसे कि गुआवा है, उसमें हम मीजोकार्प, एंडोकार्प और सीड जो है वो कंप्लीट ईट करते हैं, ठीक है। जो उसका पोर्शन होता है वो प्लफी होता है। और कई ऐसे होते हैं जिसमें हम मीजोकार्प खाते हैं, कई ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम एपिकार्प खाते हैं, किसी में ऐसा होता है कि हम एंडोकार्प ले रहे हैं। तो मतलब तो पेरिकार्प क्या है? वो तीन वॉल जो होती है वो तीन में आगे डिवाइड हो जाती है, मीजोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। तो देखिए, जो कुछ फ्रूट्स हैं जो कि फ्लैशी होते हैं, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और कुछ ऐसे होते हैं जो ड्राई होते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट और मस्टर्ड, ठीक है।
अब जो फ्रूट होते हैं हम डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रूट जो होते हैं कैसे डेवलप हो रहे हैं, तो फ्रूट को हमने क्या बोला था, मैच्योर्ड ओवरी। तो अगर वो ओवरी से डेवलप हुए हैं तो उसे हम कहेंगे ट्रू फ्रूट, ठीक है। अब ओवरी के अलावा अगर कोई और मतलब फ्रूट फॉर्मेशन में किसी और पार्ट का भी कंट्रीब्यूशन है तो हम उसे फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट में क्या है, थैलेमस जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, एप्पल। तो फिर उसके बाद फ्रूट की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये क्या करते हैं, सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सॉरी, और सीड के डिस्पर्जल में हेल्प करेगा। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, हम ऐसे फूड जो है उसे यूज़ करते हैं, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स जो है हमें फ्रूट से मिलते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड का है। ट्रू ये एप्पल का स्ट्रक्चर दिखा रखा है इन्होंने, थैलेमस कंट्रीब्यूशन दिखा रखा है, ठीक है। फॉल्स फ्रूट जो होते हैं, और एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और वो क्या होता है, अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहे हैं तो हम उस फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। तो ये फ्रूट जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होंगे, सीडलेस होंगे। और कैसे हम ग्रो करवाते हैं, हम ग्रोथ हार्मोन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, वो फ्रूट में ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो बनाना इसका एग्जाम्पल है। तो सीड के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ये हेल्प कर रही है, मतलब सीड जो होता है आगे डेवलप करता है और न्यू प्लांट सीडलिंग होती है, न्यू प्लांट राइज करता है। दूसरा क्या है, सीड को हम आराम मतलब ईजिली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, मतलब डिस्पर्सल में हेल्प करता है, और स्पीसीज की कॉलोनीज बनाने में ये हेल्प करेगा। और सीड के अंदर क्या होता है, फूड रिजर्व रहता है, ठीक है। और जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, लीफ फॉर्मेशन नहीं होती है, जब तक क्या है, सीड में से ही जो प्लांट जो एम्ब्रियो जो होता है वो उन सीडलिंग में जो नरिशमेंट है तो वो उन सीड से ही उनको मिलता है, ठीक है। और जो सीड कोट जो होगा वो क्या करेगा, यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये इसके कुछ सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जो डिहाइड्रेटेड सीड होते हैं, जो मैच्योर सीड है जो डोरमेंसी स्टेट में चले गए हैं, वो क्यों ज़रूरत उसकी ज़्यादा क्रूशियल क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है वो हमारे लिए, तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीड को ऐसे फूड और हम क्रॉप को रेज करवा सकते हैं नेक्स्ट सीजन तक, ठीक है। तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स, मतलब डिस्पर्स के बाद जो सीड होते हैं वो कितने समय तक अलाइव रहते हैं। पीछे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि वो कुछ तो ऐसे है कि विद इन मिनट्स, और कुछ ऐसे हैं कि विद इन मतलब मंथ तक वो अलाइव रहते हैं, और कुछ स्पीसीज ऐसे हैं कि मतलब मंथ तक अलाइव रहने का मतलब ये है कि वाइबिलिटी को लूज़ कर देते हैं आफ्टर मंथ, ठीक है। और कुछ ऐसे सीड्स भी हैं जो अलाइव रहेंगे फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक। तो आपके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, जैसे कि एक ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है ल्यूपिनस आर्कटिकस, इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको हमने कहाँ से सर्च आउट किया था, आर्कटिक टुंड्रा रीजन से, ठीक है। और एक 10,000 साल पुराना डोरमेंसी स्टेट में भी सीड मिला है, और रिसेंट रिकॉर्ड जो है 2000 साल ओल्ड वाइबल सीड का वो है डेट पाम, ठीक है। उसका साइंटिफिक नेम फोनिक्स डैक्टिलिफेरा, और ये कहाँ पे मिला था, डेड सी के पास में। किंग हेरोड जो पैलेस है उसको जब एग्जीक्यूट किया था तब उसके बाद ये इस सीड को फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। एक नंबर में ये एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो आप दोनों एग्जाम्पल याद कर लेना। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन हम सीड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक। तो एपोमिक्सिस जो है वो मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि हमने क्या था, जो सीड फॉर्मेशन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, पर यहाँ एपोमिक्सिस के अंदर सीड फॉर्मेशन हो रही है पर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है,
ठीक है। तो एस्ट्रेसी और ग्रास, तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब कैसे डेवलपमेंट होती है एपोमिक सीड्स की वो देखेंगे। तो कुछ स्पीसीज में जो डिप्लॉयड एग सेल जो है वो विदाउट रिडक्शन डिवीज़न बन रहा है, ठीक है। वो रिडक्शन मतलब म्यूसिस प्रोसेस नहीं होती है और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और भाई एम्ब्रियो क्या है, आगे प्लांट मतलब उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, फ्रूट और सीड वगैरह फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे भी है जिसके अंदर क्या होगा, जो न्यूसेलर सेल जो होते हैं एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग बाहर जो सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। वो प्रोट्रूड हो जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर और फिर वो क्या है एम्ब्रियोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका एग्जांपल है सीट्रस एंड मैंगो। और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। तो तो वो जो एम्ब्रियोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, पोली एम्ब्रियोनी। तो पोली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो, मतलब कई एम्ब्रियो अगर सीड के अंदर प्रेजेंट हो तो हम उस स्टेज को क्या बोलेंगे, पोली एम्ब्रियोनी। तो एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्ट एम्ब्रियो। तो जेनेटिक नेचर क्या होगा, देखो फ्यूज़न तो हुआ नहीं है इसके अंदर, विदाउट फ्यूज़न हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो प्रोजेनी बनेगी वो डिक्टो अपनी पेरेंट की कॉपी होएगी और उसे हम क्लोन बोल सकते हैं, ठीक है। कैन दे बी कॉल्ड क्लोन, तो हाँ हम इसे क्लोन कह सकते हैं। अब देखो हाइब्रिड वैरायटी जो होती है, हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया था, उसमें हम हाइब्रिड मिक्सिंग वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम हाइब्रिड वैरायटी को, देखो हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसली कल्टिवेटेड। तो हम फूड वैरायटी क्रॉप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम हाइब्रिड वैरायटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड वैरायटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती है, पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है हाइब्रिड वैरायटी से, क्या हो रही है, एवरी ईयर उसे प्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर हम उसी को यूज़ करते हैं, इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर। तो अगर हम उसके सीड को आगे ग्रो करवाएंगे तो क्या है, वो हाइब्रिड करेक्टर्स को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या ये कॉस्टली हो जाते हैं, फार्मर के लिए एक्सपेंसिव होगा। तो क्या किया गया है, ज़्यादा कॉस्टली ना हो तो हाइब्रिड को हमने एपोमिक्ट में कन्वर्ट किया, मतलब एपोमिक्ट के थ्रू हमने वैरायटी को प्रोड्यूस किया है। एपोमिक्ट के थ्रू प्रोड्यूस करने से क्या हुआ, इसके अंदर कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हमें वही की वही वैरायटी हमें मिल जाती है आगे। और इससे क्या है, हाइब्रिड वैरायटी से हमने क्रॉप की प्रोडक्शन को एनहांस इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। तो अब एपोमिक्ट सीड की इम्पोर्टेंस की वजह से क्या ये एक्टिव रिसर्च की वजह बनी हुई है। तो इसको जेनेटिक्स को समझने के लिए लैब के अंदर एपोमिक्ट सीड पर रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है। और एपोमिक्ट जीन को हाइब्रिड वैरायटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।